Approximately 45,000 people between the ages of 17.5 and 21 will be inducted into the service for a 4-year period under the scheme. इस स्कीम में अराउंड 45,000 आदमी को रिक्रूट किया जाएगा और इन लोगों को जो रिक्रूट किया जाएगा इनका एज जो होना चाहिए वो 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में होना चाहिए. The recruitment process will begin in the next 90 days, with the first batch expected to be completed by July 2023. इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो शुरू होने वाला है वो अगला 90 दिन में शुरू हो जाएगा और जो पहला बैच जो तैयार होके आएगा वो 2023 के जुलाई महीने में तैयार होके आ जाएगा. Women will be inducted in the अग्निपथ स्कीम as well. Women लोगों को भी इस स्कीम में इंडक्ट किया जाएगा. Agniveers will be hired for 4 years under the Agnipath scheme and will get intensive military training. They will be given a monthly wage of rupees 30,000 to 40,000 per month plus allowance. अग्निवीर जो कि हायर किए जाएंगे 4 साल के लिए वो उन लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाएगा और इन लोगों का स्टाइपेंड भी रखा जाएगा, यानी कि इन लोगों को मंथली पैसा भी दिया जाएगा और वो दिया जाएगा 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में. और जब इन लोगों का टर्म जब पूरा हो जाएगा तो इन लोगों के पास ऑप्शन भी रहेगा कि आप लोग को इन लोगों को मतलब परमानेंट आप इसमें आर्मी में इंडक्ट होना है या नहीं, या फिर ये लोग छोड़ के भी जा सकते हैं. अग्निपथ स्कीम किसके द्वारा लाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ये कितने साल के टेन्योर रहेगा? 4 साल के. इसमें कितना सैलरी मिलेगा? 40,000. और इसका पहला बैच कब तक तैयार हो जाएगा? एज क्या रहना चाहिए? जो आदमी लोग सर्व करेगा उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल विंड डे 2022 सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 15 जून. ग्लोबल विंड डे 2022 का 15 जून को मनाया गया और ये विश्व स्तरीय में मनाया गया. On 15th June, Global Wind Day is celebrated across the world annually and it is marked as the day of discovering the possibilities of wind power. 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया और ये पूरा दुनिया के हर क्षेत्र में मनाया गया और ये हर साल मनाया जाता है. विंड पावर के जितना भी विंड में जितना पावर है और उससे जितना हम लोग विंड पावर से जितना भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में ये डे बताता है हम लोग. ग्लोबल विंड डे 2022 is based on the theme to celebrate, to enjoy the benefits of wind energy and providing education to the individuals about the power and potential of wind energy to change the world. इसका जो थीम बेस्ड रहेगा वो रहेगा इसके ऊपर कि हम लोगों को विंड एनर्जी के जितना भी बेनिफिट है उसको सेलिब्रेट करते हुए एंजॉय करना है और सभी इंडिविजुअल्स को इसके बारे में बताना भी है, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उन लोगों को बताना है इसके बारे में कि विंड में कितना ज्यादा शक्ति और ये किस तरह से हम लोगों को विंड एनर्जी से हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. द फर्स्ट विंड डे वाज कमेमोरेटेड इन 2007 बाय द यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन. In 2009, the EWA collaborated with the Global Wind Energy Council and made it a global event. पहला विंड डे जो मनाया गया था वो 2007 में मनाया गया था और यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया था. और 2009 में यही यूरोपियन वर्ल्ड विंड एनर्जी एसोसिएशन जो था वो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के साथ मिलकर एक ग्लोबल इवेंट बना दिया. पहला विंड डे कब मनाया गया था? इसके द्वारा 2009 में किसके साथ कोलैबोरेट हुआ ये? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के साथ. और ग्लोबल विंड डे कब मनाते हैं? 15 जून. वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जून. वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये भी मनाया गया और ये 15 जून को मनाया गया. This year theme of the World Elder Abuse Awareness Day 2022 is combating elder abuse. इस साल का जो थीम है वो है combating elder abuse. 15 जून को कौन कौन सा डे मनाया गया? एल्डर अब्यूज डे का क्या है थीम? combating elder abuse. This day was officially recognized by the United Nations General Assembly in its Resolution 66 by 127, December 2011, following a request by the International Network for the Prevention of Elder Abuse, who first established the commemoration in June 2006. ये डे जो है पहली बार 2011 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, उसके बाद से इसको मनाना शुरू किया गया और ये रिजोल्यूशन जो पास हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेड कौन है? अब्दुल्ला साहिब.
यूएन का तो एंटोनियो गुटेरेस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हम वही पूछे यूएनजीए का कौन है? अब्दुल्ला साहिद। अब्दुल्ला साहिद कहाँ का प्रेसिडेंट था? मालदीव। NESDA report 2021 केरला टॉप अमंग स्टेट्स। NESDA रिपोर्ट एक आया था और उसमें केरला जो टॉप कर गया हर स्टेट से। द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 वाज पब्लिश्ड रिसेंटली। एक रिपोर्ट लाया गया था जिसका नाम रखा गया है NESDA और ये हाल में ही पब्लिश किया गया और इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया गया वो 13 जून को पब्लिश किया गया। NESDA helps the respective governments improve their delivery of citizen-centric services and shares best practices across the country for all the states. ये जो रिपोर्ट लाया गया इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट्स कैसे अपना जो है सर्विस को वो इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सिटीजन्स को कैसे अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और मतलब जितना भी सरकार है अपने वहाँ इंडिविजुअल्स को किस तरह से अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, इसलिए ये रिपोर्ट लाया गया। इसमें जो सेक्टर्स कवर किया जाता है वो आता है फाइनेंस, लेबर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट एंड टूरिज्म सेक्टर्स। इसमें टोटल 7 सेक्टर्स को कवर किया गया है और उसमें ये सातों में आते हैं फाइनेंस, लेबर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट और टूरिज्म सेक्टर। टॉप रैंकर्स का अगर बात किया जाए तो केरला जो था वो उसका स्टेट्स में हर स्टेट्स में केरला टॉप पे है और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर टॉप पे है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में मेघालय और नागालैंड जो है वो दोनों टॉप पे है और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में अगर हाईएस्ट इंप्रूवमेंट का बात किया जाए तो उसमें नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में मेघालय और त्रिपुरा जो है अपना सबसे ज्यादा रैंक इंप्रूव किया है और आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, गोवा और उड़ीसा भी सबसे ज्यादा अपना रैंक इंप्रूव किया। स्टेट में कौन टॉप है NESDA में? यूनियन टेरिटरी में नॉर्दर्न ईस्टर्न और हिल स्टेट्स में और इम्प्रूवमेंट में नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स में कौन है? नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स में मेघालय और त्रिपुरा और बाकी स्टेट कैटेगरी में सबसे ज्यादा कौन इम्प्रूव किया? फर्स्ट एवर इंडिया EU सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन हेल्ड इन ब्रुसेल्स। इंडिया का EU सिक्योरिटी के साथ में एक सबसे पहला एक कंसल्टेशन हेल्ड हुआ है डिफेंस के से रिलेटेड और ये हुआ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फर्स्ट एवर इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशंस हेल्ड इन ब्रुसेल्स, Belgium. The consultations were held in accordance with the decision taken at India EU Summit in July 2020. ये जो डिफेंस कंसल्टेशन हुआ है इसका डिसीजन जुलाई 2020 में ही ले लिया गया था इंडिया और EU के साथ। दोनों मिलकर डिसीजन 2020 में ही ले लिया था जुलाई के महीने और अब जाके पहला डिफेंस कंसल्टेशन हुआ है और जो कि हुआ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। Consultations were co-chaired by Joint Secretary of Ministry of Defence Somnath Ghosh and Joint Secretary of Ministry of External Affairs Sandeep Chakraborty from India and Director of Security and Defence Policy from European Union. ये कंसल्टेशन जो हुआ था इसमें को-चेयर किया गया था, 2 लोग थे इंडिया की तरफ से, सोमनाथ घोष जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और संदीप चक्रवर्ती और ये भी सेक्रेटरी है, ये लेकिन सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और यूरोपियन यूनियन का डायरेक्टर सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर था उधर। किसके बीच में हुआ है डिफेंस कंसल्टेशन पहली बार? इंडिया EU के बीच। कहाँ हुआ था ये? इंडिया की तरफ से कौन गए थे? सोमनाथ घोष क्या है? ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और संदीप चक्रवर्ती के पास एक्सटर्नल अफेयर्स का ज्वाइंट सेक्रेटरी। यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 1993 नीदरलैंड्स में और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स। प्रेसिडेंट है जो यूरोपियन यूनियन कमीशन का उर्सुला वॉन डर लेयन और प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का
यूरोपियन यूनियन फाउंडेशन कब हुआ था? 1998। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स। और यूरोपियन यूनियन कमीशन का प्रेसिडेंट कौन है? और काउंसिल पार्लियामेंट का कौन है? ये कहाँ से है? माल्टा। और यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है? इंडियन बैंक लॉन्च डिजिटल रिन्यूअल स्कीम फॉर केसीसी होल्डर्स। इंडियन बैंक के द्वारा एक रिन्यूअल स्कीम लाया गया और ये लाया गया है किसान क्रेडिट कार्ड जो लोग होल्ड करते हैं उन लोगों के लिए। इंडियन बैंक लॉन्च इट्स केसीसी डिजिटल रिन्यूअल स्कीम इनेबलिंग एलिजिबल कस्टमर्स टू रिन्यू देयर किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स बाय डिजिटल मोड। इंडियन बैंक के द्वारा एक रिन्यूअल स्कीम लाया गया है, इसका नाम रखा गया केसीसी डिजिटल रिन्यूअल स्कीम। इससे क्या होगा कि जितने भी किसान क्रेडिट अकाउंट होल्डर्स हैं वो लोग अब डिजिटली अपना सारा कुछ रिन्यू कर सकते हैं। जितना लोन्स वगैरह का जितना भी प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन अब डिजिटली इसको रिन्यू किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड कब लाया गया था? 1998 अगस्त 1998। और किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा लाया गया था और इसका जो रिकमेंडेशन था वो आरबी गुप्ता कमेटी। The initiative is part of the bank's digital transformation under Project Wave। ये जो इनिशिएटिव है ये बैंक का एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम रखा है यह वेव। आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो ऑफ ₹88,100 करोड़ केसीसी कंस्टिट्यूट्स ₹22,300 करोड़ with 15.84 लाख कस्टमर्स। एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो में अगर 88,100 करोड़ है तो उसमें से केसीसी का जो भाग है वो है 22,300 करोड़ का और केसीसी में जो टोटल कस्टमर्स है वो है 15.84 लाख कस्टमर्स। इंडियन बैंक का फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1907 में। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई। इंडियन बैंक का सीईओ है श्री शांतिलाल जैन और इंडियन बैंक का टैगलाइन है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन। इंडियन बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? हेडक्वार्टर्स कहाँ है? एमडीसीओ। टैगलाइन केसीसी डिजिटल रिन्यूअल स्कीम किसके द्वारा लाया गया? इंडियन बैंक। टोटल कितना पैसा है इसमें केसीसी में? केसीसी में 22,300 करोड़ और टोटल कस्टमर्स केसीसी कब आया था? अगस्त 1998। कौन से कमेटी के द्वारा? कमेटी आरबी गुप्ता। आरबी गुप्ता। दिल्ली गवर्नमेंट कोलैबोरेट्स विद द यूएनडीपी बिल्ड्स ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटी। दिल्ली गवर्नमेंट जो कोलैबोरेशन किया है वो यूएनडीपी के साथ में किया है और एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाना है। To supplement oxygen supply capacities, the Delhi government, in collaboration with the UNDP India, has built an oxygen producing facility at GB Pant Hospital in New Delhi। GB Pant Hospital में ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी बनाया गया है और ये जो बनाया गया है वो दिल्ली गवर्नमेंट मिलकर बनाई है यूएनडीपी इंडिया के साथ। जीबी पंत हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर है अनिल अग्रवाल। और यूएनडीपी के रीजनल डायरेक्टर एशिया और पैसिफिक के लिए हैं मिस कन्नी विघ्न राजा। यूएनडीपी का रीजनल डायरेक्टर कौन है एशिया और पैसिफिक के लिए? और जीबी पंत हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर अनिल अग्रवाल किस चीज के फाउंडर और चेयरमैन? फाउंडर और चेयरमैन ये किस चीज के हैं? नहीं आते हैं। वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन। और जीबी पंत हॉस्पिटल मेडिकल डायरेक्टर कौन है? अनिल अग्रवाल।